नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि अपने कार्यक्रम फसक के तहत समय समय पर मेरी कोशिश रहती है कि हमारे क्षेत्र में जो भी सृजनात्मक कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को लेकर और उन विशेष लोगों को लेकर जिनके माध्यम से हमारा एक क्षेत्र नई पहचान बना रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसी सांस्कृतिक विरासत के रूप में या फिर साहित्य के रूप में। आज व्यक्ति विशेष के रूप में जिनसे मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं, मैं आपको मिलाना चाहता हूं आदरणीय दीवान सिंह कठायत जी से। मूल रूप लोकल के लोग तो फिर भी रुक जाते हैं। बताना चाहूँगा कि आदरणीय दीवान कठायत जी एक आदर्श शिक्षक तो हैं ही, साथ ही अनेक अनेक कविताओं के माध्यम से, अनेक अनेक आलेख और कहानियों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को आप समय समय पर प्रेरणा देते हैं। और आपकी जो लेखनी, आपकी जो रचनाएं हैं, उसमें हमारी जो लोकल भाषा है, हमारी कुमाऊनी पहाड़ी भाषा, इसके साथ ही हमारे जो तीज त्यौहार हैं, लोक परंपराएं हैं, इन सब का समावेश रहता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुरांस में। तो सर मैं चाहूँगा कि हमारे जो बुरांस के दर्शक हैं वे जानें कि आदरणीय दीवान सिंह कठायत जी कौन है, क्योंकि कवि के रूप में हम आपको जानते हैं, शिक्षक के रूप में हम आपको जानते हैं, लेकिन किस प्रकार आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही और कैसे यहाँ तक का सफ़र रहा। धन्यवाद सर। मैं दीवान सिंह कठायत। मेरा जन्म 12 मई 1967 को ग्राम काहकोट, जो रैयागढ़ के नज़दीक है, ग्राम काहकोट में श्रीमान धर्म सिंह कठायत जी और मेरी पूजनीय माता श्रीमती लीला देवी जी के घर में हुआ। मेरा बचपन एक व्यावसायिक, क्योंकि मेरे पिताजी व्यवसाय करते थे, तो जो मेरा बचपन है वो एक व्यवसायिक घराने में बीता। क्योंकि पिताजी रैयागढ़ में कपड़े का व्यवसाय करते थे और हमें अपने साथ ही पिताजी ने रखा, क्योंकि पिताजी का ये मानना था कि बच्चे अगर मेरे साथ में रहेंगे तो बेहतर शिक्षा ले पाएंगे और उनकी आदतों का अच्छा विकास होगा। और वास्तव में हुआ भी, क्योंकि जब हम पिताजी के सानिध्य में बचपन में रहे, मैं और मेरा छोटा भाई, तो उधर तब सरकारी शिक्षालय हुआ करते थे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय राई मेरा सर्वप्रथम विद्यालय है। मेरा वहाँ पिताजी ने एडमिशन करवाया और घर में एक हमारे राजकीय शिक्षक, मेरे जो सर्वप्रथम गुरु भी रहे हैं, जिन्हें मैं सदैव मेरे प्रातः वंदनीय गुरु जी हैं, प्रणाम करता हूँ, श्रीमान स्वर्गीय लक्ष्मीदत्त पंत जी, जो ग्राम बना से थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो मेरे सर्वप्रथम अध्यापक रहे और वो मुझे घर में ट्यूशन भी पढ़ाते थे। मैं जब प्राथमिक विद्यालय राई में एक छात्र के रूप में मेरा वहाँ पर दाखिला हुआ, तो तब स्वाभाविक रूप से विद्यालय के प्रति मेरी एक अभिरुचि अंदर से जगी। मुझे पहला दिन आज भी याद है। मैं केसर राम जी, जो हमारे बगल में टेलर थे, टेलर मास्टर, उनका एक बेटा था केसर राम जी, उनके कंधे में बैठकर पिताजी ने मुझे विद्यालय भेजा था। अच्छा जी। तो वो कंधे में बैठ कर के जब मैं विद्यालय में, उनके कंधे से उन्होंने मुझे उतारा
और कक्षा कक्ष में मुझे बिठाया तो मुझे ये लगा कि ये क्या कौन सी नई दुनिया है मेरे लिए, अरे वाह। और ये मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर है, क्षण है। ये माता सरस्वती की, माँ शारदा की असीम कृपा मुझ पर बचपन से रही है। और विद्यालय में पहले दिन ही, चूँकि अक्सर ये देखा जाता है बच्चा पहले दिन विद्यालय में आने से झिझकता है, डरता है, बिल्कुल। बच्चे रोते हैं क्योंकि हम घुटन बच्चों महसूस के साथ करता है, सही घुटन बात महसूस करते हैं, राजन बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ एक नई चीज़ मिल गई है, एक नई स्फूर्ति सी मेरे अंदर जगी। शायद कहीं ना कहीं शिक्षा से वो मेरा जुड़ाव रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने कक्षा 5 तक अपनी शिक्षा ग्रहण की। उस बीच में मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले, तब के समर्पित जो गुरुजन थे, जिनमें से स्वर्गीय हिम्मत सिंह नेगी जी, स्वर्गीय भीम सिंह महाराज जी, स्वर्गीय मंगल सिंह रावत जी, और अभी एक गुरुजी मेरे जिंदा हैं, श्रीमान हरिशन पंत जी, जो खितौली से हैं। ये लोग मेरे गुरुजन रहे। और मैडम भी थी राई आगर की, हमारी मथुरा भंडारी मैडम थी, अब वो भी स्वर्गीय हैं। तो इन लोगों के सानिध्य में मुझे बहुत अच्छा एक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। तब राई आगर में, जो हमारी पुरानी बाजार है ऊपर राई आगर की, हमारी दुकान हुआ करती थी। तो हमारी दुकान के बगल में ही हॉस्पिटल भी था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। जी जी जी। उस हॉस्पिटल में जो चिकित्सा अधिकारी थे, श्रीमान महेश चंद्र शर्मा संभवतः उनका नाम था, शर्मा जी हमें बोला करते थे। तो उनका सानिध्य मुझे मिला मेरे परिवार के अतिरिक्त। तो शर्मा जी चूँकि वो चिकित्सा अधिकारी थे, विद्वान व्यक्ति थे, अच्छे घर से थे, तो वो उन दिनों की छोटी छोटी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। उन दिनों यहाँ पत्रिकाओं का, अखबारों का मिलना बड़ा मुश्किल था। तो अपने घर में जब भी छुट्टी जाएंगे तो छुट्टी से घर से आते समय उस पत्रिकाओं को ले आते थे, जिनमें वो बच्चों की पढ़ने की, जैसे जो चंपक, नंदन, जी जी जी, ऐसी पत्रिकाएं भी तब लाया करते। मासिक उस समय तो काफी प्रचलित रहती थी हाँ जी, पत्रिकाएं। जो बड़े लोकप्रिय पत्रिकाएं थी। और मोबाइल ने थोड़ा सा प्रभावित कर दी इन चीज़ों को। वो पत्रिकाएं भी ले आया करते थे। उनका छोटा बच्चा था जो मुझसे लगभग 1-2 साल की उम्र में छोटा था, लेकिन वो कार्टून के भी तब के कार्टून की किताब हुआ करती थी, वो भी लाते थे। बच्चे को कार्टून से दिखा के बच्चे को बहलाया करते थे, सिखाया करते थे। तो उन किताबों से सर्वप्रथम मेरा डॉक्टर साहब के द्वारा परिचय हुआ जी। तो वो जो हमारे पाठ्यक्रम से इतर की किताबें थी, जिसमें मुझे कविताएं पढ़ने को मिली, कहानियाँ सुनने समझने को मिली, पढ़ने को मिली, और कार्टून मिले, तो उसने मेरी साहित्यिक रुचि को और जगाया। अरे वाह। क्योंकि हमारी विद्यालय में तो जो हमारी पाठ्यक्रम की किताबें थी वो तो हुआ ही करती थी। जी जी जी। उनमें भी तब बड़ा लालित्य था कविताओं में, जो तब पुरानी जो साहित्य की किताब हमारी हुआ करती थी, और हम उनको बिल्कुल स्कूल में भी और घर में भी रट लेते थे। यद्यपि पहल तो कक्षा 3-4 तक आने में तो मुझे उसका अर्थ भली बात याद नहीं था, लेकिन हम रट लेते थे उन्हें, और बड़ा आनंद आता था उन कविताओं को पढ़ने में। दुकान से जब मुझे डॉक्टर साहब के सानिध्य में वो चीज़ें मिली, तो उसने मेरे अंदर एक साहित्य के प्रति जिज्ञासा जागृत कर दी। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए। और उधर हमारा भी जो था व्यवसाय, नई राई आगर में जो चौराहा है आजकल, वहाँ हमारा भवन बन चुका था, उधर शिफ्ट हो गया। वहाँ आने के बाद पुनः फिर मुझे एक और चिकित्सा अधिकारी महोदय का सानिध्य मिला, डॉक्टर श्यामदत्त उपाध्याय जी, जिनकी अब मैं जितने भी महिमा गाऊँ वो बहुत कम है, क्योंकि उनके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं, मैं जीवन भर उन एहसानों का आजीवन ऋणी रहूँगा। वह जो थे हमारे पड़ोस के उपाध्याय जी थे, घर में भी पड़ोसी थे, और हमारे पिताजी के परम मित्रों में से थे। तो राई आगर में उनका जब उधर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने राई आगर में अपना मकान बनाने की भी उनकी सोची, और राई आगर में उन्होंने अपनी ज़मीन सरकार के द्वारा अलॉटमेंट करवा के, उनका ग्रांट मंजूर हुआ था, उसमें उन्हें अपना निजी मकान बनाना शुरू किया। और उनके जो परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे पिथौरागढ़ रहा करते थे। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला उपाध्याय जी भी टीचर रही हैं, वो तब पिथौरागढ़ GGIC में टीचर थी, और उनके बच्चे भी उनके साथ ही पिथौरागढ़ रहा करते थे। तो इधर डॉक्टर साहब जो रात को भोजन हमारे घर में करते थे, लेकिन रहने अब वो अपने मकान बनाकर वहाँ रहने लगे।
तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया, पिताजी से कहा कि इस बच्चे को आप मेरे साथ शाम को भेज दो, मेरा भी टाइम पास हो जाता है और हम लोग जो है बच्चे और ये दोनों लोग साथ में रहेंगे। और मैं जो उनको जानकारी थी डॉक्टर साहब मुझे प्रदान करते थे। जी जी तो जी जी। उनका जो मुझे फिर और इस तरह का एक अच्छा संरक्षण मिला, तो उससे मेरा जो है बौद्धिक विकास हुआ। वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें, साहित्य से संबंधित, समाज से संबंधित एक अच्छा चरित्र कैसे बने, उन बातों को मुझे सिखाया करते, बताया करते थे। सर और आपकी पहचान कवि के रूप में तो है ही, उसके जी साथ हमारे क्षेत्र में आप एक बहुत आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जी सर। क्योंकि आमतौर पर अनेक वर्षों से सरकारी शिक्षक की एक जो छवि है वो आमतौर पर एक धारणा लोगों ने बना दी थी कि भाई जो सरकारी शिक्षक है उनको तनख्वाह मिल जाती है, वो कुछ करते नहीं, पढ़ाते नहीं, लापरवाह। ये चित्रांकन हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में तो इतना सटीक नहीं है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले हाँ, ऐसा अक्सर लोग एक धारणा थी। धारणा से आज आपकी तरह बहुत सारे ऐसे नई पीढ़ी के जो शिक्षक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। आप लोगों ने बहुत सारे, क्योंकि कार्यक्रम भी करने हैं, शिक्षा विभाग की बहुत सारी बैठकों का भी संचालन होता है, उसमें भी प्रतिभाग करना है, जी विद्यालय का पठन पाठन तो है ही, जी बावजूद उसके आप अपनी ओर से बहुत प्रयास करते हैं। हमारे क्षेत्र में उडियारी का जो विद्यालय है उसको आदर्श विद्यालय तक पहुंचाने और वास्तविक रूप से पहुंचाने, यूँ तो नाम के बहुत सारे आदर्श विद्यालय हैं, किंतु यहाँ पर अक्सर मेरा आना होता है और यहाँ पर बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ कह लीजिए, साहित्यिक गतिविधियाँ कह लीजिए, तो आपका एक व्यक्तिगत रुझान रहता है, एक व्यक्तिगत रुचि रहती है। जब भी कोई जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आते हैं तो हमेशा आप उनसे कुछ ना कुछ विशेष आग्रह करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक सरकारी शिक्षक का जो कार्यकाल है वो स्थायी नहीं है। कुछ समय आप इससे पूर्व में कहीं पर रहे होंगे, आने वाले समय में आप किसी अन्य विद्यालय की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन मैंने देखा ईमानदारी से आपकी कोशिश रहती है कि आपके रहते हुए यहाँ के भवनों का जीर्णोद्धार हो जाए। इतना खूबसूरत ये लॉग टाइल का काम यहाँ पर चल रहा है, इतना बड़ा एक नवीन भवन यहाँ पर बनकर तैयार है, और मैं देखता हूँ कि आप अपने बच्चों में अपनी जो शौक़ हैं उनमें भी एक तरह से उनको भी कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं भोजन मंत्रा करते हुए बच्चों को देख रहा था। जब मैं यहाँ पर आया तो बच्चों का अभिवादन करने का बड़ा खूबसूरत तरीका था, और बच्चों का जब भी मैं उनको थैंक यू कह रहा हूँ तो बदले में वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक धारणा बना दी है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल। आप जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने सरकारी और प्राइवेट की धारणा को तोड़ते हुए अपना एक अलग ब्रांड बनाया। तो सर, एक शिक्षक के रूप में कब शुरुआत हुई और किस तरह से आपके अनुभव रहे? क्योंकि एक शिक्षक दार्शनिक तो होता ही है, लेकिन एक सरकारी शिक्षक से आमतौर पर हम इसलिए अपेक्षा कम रख पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर लोड बहुत है। विद्यालय में यदि हम बात करें तो सरकारी विद्यालयों में मोस्टली आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ही बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत सक्षम है वो पब्लिक स्कूल्स की ओर चले गए। बावजूद उसके जो यहाँ पर बच्चे हैं उनके भीतर बहुत अच्छे संस्कार आपने दिए हैं, बहुत हर चीज़ में उनको ट्रेंड किया है, और उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी जो है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। तो सर, कैसा अनुभव है एक शिक्षक के रूप में? सर, जैसे कि आपने अभी बताया, आपने कहा कि आप कैसे इतनी सारी बातों, इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कर ले। सर, ये है कि बचपन में मुझे मेरे पिताजी ने और डॉक्टर श्यामदत्त उपाध्याय जी ने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, अपने जीवन में हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करना, पूरी नेक नियति से करना और पूरे समर्पित भाव से करना। उसमें जो आनंद है वही जीवन का आनंद है। तो उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं मेरे अंतर में सदा बनी रही है। तो जैसे कि मैं सन 1990 में मैंने स्नातकोत्तर के पश्चात बीएड अल्मोड़ी से किया, और उसके पश्चात मैं चाह रहा था कि मुझे शिक्षण का अवसर मिले, लेकिन सीटी स्केल तक हुआ करता था जो ठीक 1990-91 में बंद हो गया। जी जी जी। वो बंद हो जाने से मैं सरकारी रूप से शिक्षक तो नहीं बन पाया था तब, लेकिन मेरे अंदर ये थी कि मैं शिक्षक ज़रूर बनूंगा, शिक्षक बन के दिखाऊंगा। अगर एक बार मैं शिक्षक बन जाऊं तो मैं अच्छा से अच्छा करके बच्चों को, सारे समाज को दिखाऊंगा। एक शिक्षक बनने की मेरे भीतर बहुत टीस थी। बहुत बढ़िया जी सर। और मैं कादम्बनी, सरिता, तब जो चलते धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और अनेक कहानियों की किताबें, इनसे मैं इनके टच में बंधा रहता था। तो फिर लगभग 15 साल तक मुझे
व्यवसाय में अपने पिताजी के साथ हाथ बटाना पड़ा और 2005 में जा कर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चचरेत में एज ए सहायक अध्यापक मेरी 15 मार्च 2005 को नियुक्ति हुई। अरे वाह। तो जब मेरी नियुक्ति हुई तो मुझे जो मेरे मन की जो मुराद थी वो मिल चुकी थी। अब मेरे सामने ये था कि ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखा दिया है और उस रास्ते को सजाना संवारना अब मेरा काम। तो जैसे कि मैं पहले से मेरे भीतर एक संस्कार है कि मैं पूरे मन से अपने काम को करूं, अच्छा से अच्छा करके दिखाऊं। तो मैं अपने काम में लगा रहा और मैंने ससुरेत में भी सहायक अध्यापक के तौर पर जितना भी मेरे से हो पाता मैंने पूरा किया। और मैं सर एक काम चीज़ को और महत्व देता हूँ कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। यद्यपि प्राथमिक विद्यालय में हमारे 1 या 2 शिक्षक हैं और उनके पास बहुत सारे काम, ज्यों ज्यों हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, संचार के साधन बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों हम पर काम बढ़ रहा है, त्वरित लोड लोड बढ़ता जा रहा है। बहुत लोड बढ़ रहा है, सही बात। लेकिन यदि उसमें भी हम लोग समय का विभाजन करें और कौन ज़्यादा ज़रूरी है उसको देखें। यद्यपि ज़रूरी सब कुछ है, लेकिन तत्काल में ज़रूरी क्या है और मैं किसको कब कैसे करूं, इसका अगर हम एक टाइम मैनेजमेंट फिक्स कर लें तो ये काम सरलता से हो जाते हैं। मन में भार नहीं बनाना है। अगर हम ये सोचें कि हमारे ऊपर इतना लोड है, हम कैसे इस काम को करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हम इसको संवारेंगे, तो फिर हमारे लिए जो है भार बढ़ते ही जाता है और मन में हतोत्साह पैदा हो जाता है। तो उत्साह बना के रखना है। जितना भी काम है मैं उसको करूँगा और बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाऊँ। और दूसरा, मैं जिस शिक्षण संस्थान में जो मेरा जो कार्यस्थल है मैं उसको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना के दिखाऊँ। क्योंकि अब मेरे तो सेवा के भी 3-4 साल ही बाकी हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा जीवन इस पर समर्पित कर दूँ। क्योंकि मैंने जब अगर अपने 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद फिर पेंशन मेरी हो जानी, सेवानिवृत्त हो जाना है, तो इस बीच का जो काल है मैं सोचता हूँ कि इसको मैं और बेहतर ढंग से बहुत अच्छा से अच्छा करके दिखाऊँ। अगर हर व्यक्ति के लिए मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अगर सोचे, अपने काम को पूर्ण निष्ठा से करना सोचे और एक समय प्रबंधन के साथ करे तो काम हो सकता है। हमें उसके लिए कुछ अतिरिक्त मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे अभी सर आपने बोला कि आप कविता, साहित्य और इसकी रचना करते हैं, तो दिन में मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं पाती। मैं इन कामों के लिए मैंने रात्रि का समय चुना है। रात्रि में अगर हम 8-9 घंटे न सोए हैं, एक इंसान के लिए 4 या 5 घंटे की नींद पर्याप्त है। और फिर जो मेरे 4 घंटे बच जाते हैं मैं उस घंटों में साहित्य सृजन करने की कोशिश करता। तो सर कब से शौक जागा? बचपन से आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ता था किताबों को। जी सर। तो पहली रचना लगभग कब की होगी आपने? हाँ सर, मेरी पहली एक रचना, मैं मौखिक रचनाएं करता था, लिखित में नहीं। तब रेडियो हुआ करते थे, रेडियो में कई स्लोगन बनाने के ऐसे कंपटीशन हुआ करते थे। अच्छा जी सर। तो उसमें ये जो हमारे वन पर्यावरण पर भी स्लोगन बनाने के लिए उसमें इनाम भी मिलता था। तो आया तो मैंने सर्वप्रथम सन 1987 में मैंने एक स्लोगन बनाया था, वन है धरती माँ के रक्षक, करो न इनका नाश निरर्थक। एक स्लोगन बना करके आकाशवाणी को भेजा था, जिसमें मुझे 500 रुपये इनाम भी मिला था। अरे वाह, मुझे बड़ी खुशी। जी जी जी। और फिर उसके बाद मैं जब पढ़ता भी रहा था, स्कूल में भी पढ़ रहा था, तो फिर हमारे हिंदी के बड़े एक साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले बड़े सुंदर ढंग से हमें जब हिंदी जो पाठन करवाते थे, स्वर्गीय नरेंद्र नाथ पंत जी बेरीनाग में, तो वो भी बीच बीच में इस तरह से हमें उकसाते थे, प्रेरणा देते थे कि लोग कविता की ओर बढ़ें, बच्चे कविता की ओर बढ़ें। तो उन्होंने भी मुझे कविता बनाने के लिए, उसके लिए प्रेरित किया और मैं छोटी छोटी कविताएं बना के तब प्रेरित कर। लेकिन ये और कुछ 4 लाइन 8 लाइन छोटी छोटी ऐसी कविताएं बना करके मैं अखबारों में भी भेजने लगा। बाद में किसी अखबार में छपी, कभी नहीं भी छपी, लेकिन मन को बड़ी शांति मिलती थी। मुझे अपनी मन की शांति के लिए मैं ये प्रयास करता था। तो जब पूर्ण रूप से मेरा जो लेखन है ये मुझे कोरोना काल से मिला सर। यद्यपि कोरोना काल तो काफ़ी विकट का समय रहा है, सभी के जीवन में काफ़ी दुखदायी समय रहा, परेशानी का रहा, लेकिन मुझे लगा कि कोरोना की वजह से मेरा जो है, मुझे एक नई एक साहित्य सृजन के लिए समय मिला, सोचने के लिए समय मिला। जो कोरोना काल में जब हम लोग घर बैठ गए थे, क्योंकि सभी लोग घर में थे, कहीं आना जाना नहीं था, किसी मिलना नहीं था, तो खाली समय मैंने अपने साहित्य सृजन में फिर
को बहुत सर्जित बढ़िया। करने में लगाया। और उस समय से जो मेरी ये लेखन के प्रति अभिरुचि बढ़ी, कहानी और कविता लेखन के प्रति, तथा अपने जो हमारी पहाड़ी जो कल्चर है, हमारा जो पहाड़ी कुमाऊनी या गढ़वाली जो भी हमारा ये पहाड़ी सभ्यता संस्कृति, हम इसको बचाए रखने के लिए अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम कविताओं को या गीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करके हम उस चीज़ को बचाने की ओर कोशिश करें, ये मेरे भीतर जागा। और मैं तब से फिर पूरे एक समर्पित भाव से उनकी रचनाएं करने लगा। तो सर लगभग कितनी रचनाएं आज तक आपने कर दी होंगी? अब सब किसी पत्रिका के माध्यम से ये जी, रचनाएं जी। प्रकाशित कर रहे हैं या फिर जी, क्या मैं योजना है भविष्य अपनी में? जो पहाड़ी मेरी रचनाएं होती हैं, जो कुमाऊनी में रची हुई, तो उनको मैं पिघलता हिमालय अखबार को और पहरू पत्रिका को भेजता हूँ, अरे वाह। जिसमें मेरी वो छपती रहती हैं। और अन्य भी जो हमारा बेरीनाग से भी हमारा ये एक अखबार छपता है, उसमें भी मेरी जो रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। लेकिन अभी तक मैंने अपना तो कोई ऐसी किताब पुस्तक नहीं छापी है। मैं सोचता हूँ कि मैं जब सेवानिवृत्त हो जाऊँ तो एक अच्छा सा इसका एक उसका अलग अलग मेरी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मेरी कविताएं हैं, जो एक ही मैं बिल्कुल अभी मैंने लिखी हुई हैं, तो उनका वर्गीकरण करके मैं उस हिसाब से फिर अपनी पुस्तक छापूँ। हाँ, बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जी सर। आने वाले समय के लिए ये चीज़ें दुर्लभ भी हैं। हमारी नई पीढ़ी के बच्चों के हाथ में मोबाइल जब से आ गया है, जी तो कहीं ना कहीं रचनात्मकता का एक इस वाली मौलिक जो रचनाएं थी, इनका नुकसान तो हो ही रहा है। नुकसान हो रहा है। क्योंकि सर, बच्चे आज जो है, आज का जो श्रोता है या आज का जो व्यक्ति है, इस मोबाइल के ज़माने में क्या है कि लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने का विचार कम हो गया है। बिल्कुल सही कह पढ़ने की ओर बहुत कम लोगों की रुचि होगी। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। तब मैं सोचता हूँ हम कुछ ऐसा लिखें कि जिसकी ओर लोग आकर्षित हों और पढ़ने की ओर उनकी रुचि जागृत हो। सर और मेरी तो आपको उसके साथ साथ जब वो पढ़ेंगे समझेंगे तो कुछ लिखें भी। मैं चाहता हूँ कि लेखन भी लोग करें, लोगों के भीतर मौलिकता हो, ये खाली एक हल्कापन न हो, बल्कि लोगों के भीतर लेखन के प्रति भी जागरूकता बढ़े, लोग लिखें भी। जी जी तो मैं अक्सर मेरा यही प्रयास रहता है कि लोग प्रभावित हों, और उस प्रभावित होने के बाद लोग मुझसे पूछें, मेरे से पता करें या मेरी गलतियाँ मुझे बताएं, और पूछें भी जहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये अच्छा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मेरी लोग आलोचना प्रत्यालोचना भी करें। उससे जो व्यक्ति आलोचना प्रत्यालोचना समालोचना करता है तो उसके भीतर एक इच्छा जागृत होती है, एक विचार जागृत होता है, और वो व्यक्ति लेखन कार्य की ओर आगे अग्रसर होता है। सर आपने कहा कि समय के साथ लेखन के प्रति थोड़ा सा लोगों का या पढ़ने के प्रति जी थोड़ा रुझान कम हुआ है, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है, ब्लॉगिंग का ज़माना है। तो मैं तो राय दूंगा कि आप अपनी कविताओं को अपना एक यूट्यूब चैनल बना के भी, जी सर। क्योंकि उसमें बहुत मेहनत नहीं लगती, जी आप अपना मौलिक रचना अपना उसको पढ़ के, जरूर क्योंकि सर, एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग आज भी है। जी और पहरू पत्रिका तो अपने आप में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो आप ही की तरह बहुत सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं। अगर हम अपने पुंगराव क्षेत्र की बात करें तो एक बहुत बड़ा लोक कलाकार पप्पू कार्की हमको जो मिला, तो शायद कम लोग जानते हैं कि किशन कार्की जी हैं जो कि उनके हाँ, गीतों की रचना जी, करते जी, हैं। हाँ। और इतना बड़ा एक लोक कलाकार उन्होंने हमें दिया, दिया। तो आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। जी सर, यदि आपको कोई अच्छे कंठ वाला व्यक्ति मिले जी जी या फिर कोई पेंटिंग्स के माध्यम से आपकी जो रचनाएं हैं उनको कागज पे उतारे, आप अपने स्टूडेंट्स का भी सहयोग इसमें ले सकते हैं, जी और बैकग्राउंड में आपकी आवाज़ कविता के रूप में आए, जी सर। तो बहुत ज़बरदस्त इसका प्रभाव रहेगा। जी सर, जी, मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल, और बिल्कुल पिछले सर। वर्ष मेरे घर में एक छोटी सी शॉर्ट हिंदी फिल्म बनी थी, उसकी शूटिंग शुरू हुई। शुरू सोरू। हाँ हाँ, जी, तो सोरू का टाइटल गीत भी मैंने लिखा था, अरे वाह, और उसको भी मेरे द्वारा उनके द्वारा उन्हें गवाया गया। उसमें है, अभी फिल्म अब रिलीज होने को जा तो रही सर है। रचना के साथ गायन का भी कभी शौक रहा? हाँ, मुझे गायन का भी सर शौक रखता हूँ। अच्छा, मैं अरे भजन वाह। कीर्तन और छोटे मोटे पहाड़ी गाने और इनको गा करके अच्छा। और संतुष्ट, स्वयं तो संतुष्ट होता हूँ, जी, जी, और जी, चाहता हूँ तो- कि लोगों को भी मैं संतुष्ट रखूँ और लोग इसकी ओर आकर्षित हों, लोग जुड़ें। और ये जो गायन लेखन जो सर ये कार्य है, ये सामाजिक कार्य, ये लोगों को जोड़ता है। जी जी मैंने यहाँ अनुभव किया कि उटियारी के लोगों को मैं जो अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मेरा लेखन और गायन ये भी महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ जब भी मंदिर में हमारे कार्यक्रम होते हैं, मैं वहाँ भजन कीर्तन गाता हूँ। जी 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 और यहाँ के मैं जो इनका जो अपना प्राइवेट गांव का अपना ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप है, उसमें भी मैं अपनी कविताओं को भेजता हूँ। लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं।
और तो सर मुझसे- मीडिया के माध्यम से कभी कोई सहयोग रहा या फिर, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है सर, जो स्थापित कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, हाँ नेता अभिनेता हैं, जी तो पूरा का पूरा मीडिया उनके पीछे कैमरा लेकर दौड़ने की एक होड़ लगाए रखता है। जी सर लेकिन आप ही की तरह अनेक अनेक ऐसे प्रतिभावान लोग, रचनात्मक लोग हमारे क्षेत्र में हैं, जी और जिनको एक उतना प्रॉपर एक तरह से प्रचार प्रसार तो नहीं कह सकता मैं, उनके बारे में चर्चाएं इतनी नहीं होती हैं जितनी होनी चाहिए। हाँ खैर क्योंकि मैं भी थोड़ा रचनात्मक फील्ड से हूँ, तो मुझे कई बार लगा कि आपके साथ बैठना चाहिए। तो सर मतलब कभी कभी लगता है, क्योंकि हर कलाकार का एक मतलब कहते हैं कलाकार तालियों का भूखा होता है, इसी तरह रचनाकार चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब निराशा का भाव आया हो? सर ऐसा है, मैं अपनी रचनाएं जो भी मैं अपना लेखन या अपना गायन जो करता हूँ, सबसे पहले तो स्वयं संतुष्ट होता हूँ। मैं अपनी संतुष्टि के लिए ही उस कार्य को करता हूँ। दूसरा, मुझे कभी ये नहीं रहा कि मेरा खूब प्रचार प्रसार हो। मेरा दिली इच्छा मेरी ये है कि जो भी मेरी जो रचनाएं हैं या जो मेरे द्वारा गतिविधियाँ की जाएं, वो लोक हित जनहितकारी हों, लोगों का भला हो, उससे जनता का, पब्लिक का भला हो, बच्चों का भला हो। और मुझे इतना विशेष इनाम पाने का कोई शौक़ नहीं रहा, और ज़्यादा मीडिया से भी मैं विशेष जुड़ा नहीं कि आप मेरी रचनाओं को छापिए, आप मुझे वो कीजिए, ये नहीं। मुझे लगा कि अगर मैं अच्छा करूँगा, ठीक करूँगा, तो स्वयं एक ना एक दिन लोग मेरे पास आएंगे, मेरे से उस चीज़ की जानकारी लेंगे, और ठीक है, अपनी ओर से अच्छा भला करते रहो, जितना अपना ठीक हो सकता है अच्छा से अच्छा करके रहो। समर्पित भाव से मैं अगर काम करूँगा तो मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है, और लोगों से भी मेरा जुड़ाव बना रहता है। मैं अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जो भी अपनी रचनाएं हैं जी जी जी, लोगों तक पहुंचाता हूं, आम जनता तक जाती है, लोग उसको काफ़ी पसंद करते एक हैं। पेज बनाइए और सर मुझसे फेसबुक पे ना, एक पेज बना लीजिए, जी 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 क्योंकि पेज का जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा व्यापक होती है। थैंक यू तो सर। आप जो भी कविताएं हैं उसमें टेक्स्ट करके आप जी 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 उस पेज में उपलब्ध, आपको माना अभी मैं आपके साथ फंसक कर रहा हूँ, हम्म। कोई कविता मुझे निकालनी है तुरंत फेसबुक पेज से आपके, हाँ उसको दोबारा से हम ले सकते हैं। तो सर बहुत खूबसूरत प्रयास फंसक रहेगा, मैं आगे को आपके साथ रही, और आपके विद्यालय की गतिविधियों को भी मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। मैं सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो परिसर है, जब से आदरणीय कटहज जी यहाँ पर आए हैं, तो पठन पाठन के साथ साथ बहुत सारी गतिविधियाँ अक्सर यहाँ पर होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में उसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। तो सर अपने बच्चों में से कोई ऐसा निकल कर आया है जो कविता की ओर या लेखन की ओर जिसका इंटरेस्ट? जी, अभी तक तो सर ऐसा है, जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं, क्योंकि मेरी जॉब बाद में लगी, जी, जॉब बाद में लगने से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा? बच्चे कम उम्र के ज़्यादा। लेकिन चचरित में जहाँ मैं पहले था, वहाँ हमारे चचरित में एक दो बच्चे बड़ा अच्छा सुंदर गाते हैं, अच्छा, और वो बच्चे मुझे कहते भी हैं कि सर आपके द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली, जो आपने हमें गाने सिखाए, गाने गीत कैसे गाए जाए, तो वो हमारे लिए बड़े काम के हैं। और मैं आज भी जो गाने लिखता हूँ, तो वो बच्चे उन गानों को प्रयास करते हैं, गाते हैं। और दिल्ली में जा कर के कई बच्चे वहाँ जॉब तो करते ही हैं, और उसके साथ साथ अपनी जो हमारा जो पहाड़ी हमारी संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे वहाँ गा रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, अरे मुझे वाह। बड़ा अच्छा लगता है। सर नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कोई विशेष संदेश, जी, विशेष नई रूप पीढ़ी से हमारे के बच्चे युवाओं जो के हैं, लिए? मुझे लगता है कि हाँ, मेरा प्रयास जो है कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, और कोशिश यही है कि बच्चे हमारे इसको जानें, समझें और आगे बढ़ें, और इसको जिंदा रखें, ताकि हमारे भविष्य में जो ये एक प्रकार की धरोहर है, हमारी संस्कृति अगर बची रहेगी, तो हमारी सभ्यता भी बची रहेगी, और हमारी पहचान बची रहेगी। चाहे हम आर्थिक रूप से कहीं भी पहुंच जाएं, कितने ही उन्नत हो जाएं, लेकिन संस्कृति और सभ्यता ही हमारी अलग पहचान बना के रखती है। तो हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने कल्चर को बचा के रखना है, यही मेरा प्रयास रहता है। मैं सर कोशिश बहुत करता हूँ। सारी रचनाएं हैं आपकी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक वर्ग है वो आपकी किसी अच्छी कविता को या किसी रचना को सुने, तो आप प्लीज़। धन्यवाद सर। मैंने एक प्रार्थना लिखी है, प्रार्थना कई लिखी हैं, एक उनमें से एक अच्छी प्रार्थना लगती है मुझे, जिसको मैं बच्चों के साथ ही स्कूल में गाता हूँ। तेरी शक्ति है अपार, तुम हो सबके पालनहार। तेरी शक्ति है अपार, तुम हो सबके पालनहार।
जीवन ज्योति भर देना, प्रभु प्रेम बरसाना। दे दो ज्ञान के भंडार, पाए नेक व्यवहार। दे दो ज्ञान के भंडार, पावे नेक व्यवहार। पल पल होवे पर उपकार, देवे सुंदर सा संसार। निर्मल तन मन हो अपना, प्रभु प्रेम बरसाना। धर्म जाति से ऊपर, धर्म जाति से ऊपर, मानवता देखूं सब पर। होवे भावना हित कर, सत साहस दो जीवन भर। कर्मकारी हो सपना, प्रभु प्रेम बरसाना। तेरी शक्ति है अपार, तुम हो सबके पालनहार। प्रभु प्रेम बरसाना, जीवन ज्योति भर देना। निज राष्ट्र से सम्मान, होवे गौरव और अभिमान। निज राष्ट्र से सम्मान, होवे गौरव और अभिमान। तन मन धन का योगदान, हरदम दे सकूं महान। कर में कौशल भर देना, प्रभु प्रेम बरसाना। कर में कौशल भर देना, प्रभु प्रेम बरसाना। तेरी शक्ति है अपार, तुम हो सबके पालनहार। जीवन ज्योति भर देना, प्रभु प्रेम बरसाना। तो दोस्तों, हमारे साथ आज आदरणीय दीवान सिंह कटहज जी को आपने सुना, आपने देखा, और सर का ये जो उत्साह है, ये जो ऊर्जा है, और विशेष रूप से हमारे साहित्य के प्रति जो रुचि है, आने वाले समय में अनेक आपके छात्र छात्राओं के माध्यम से हमारे क्षेत्र में नए रचनाकार पैदा होंगे, नए उदीयमान कलाकारों को आपका आशीर्वाद मिलेगा, और माँ शारदा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।